जो हीट एनर्जी सिस्टम को दिया गया वो दो पार्ट में यूटिलाइज हुआ। आप मान लो डेल क्यू अमाउंट का हीट दिया सिस्टम को, ये दो पार्ट में कैसे, कुछ हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुआ और जो बचा वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिसको इंटरनल एनर्जी, यहां पर भी डी ने लगाना, डेल लगाना है, वर्क में और हीट में डेल लगाना है और इंटरनल एनर्जी में डी लगाना है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये सब में डी लगाएंगे और वर्क और हीट में डेल लगाना है। ये सब डिस्कस पीछे किए थे हम लोग, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जो हीट एनर्जी दिया गया सिस्टम को वो दो पार्ट में यूटिलाइज हो रहा है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो इक्वेशंस लिखा गया, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया था टोटल इतना हीट और ये दो पार्ट में ऐसे यूज हुआ। इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस इक्वेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको स्टेटमेंट में लिखोगे, डिफाइन करने टाइप से स्टेटमेंट यदि बनाते हैं इसका, तो बस ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है कि हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम supplies to a system is utilized in two form, sum of heat energy is converted into वर्क डन बाय सिस्टम। ये सिस्टम टोटल हीट एनर्जी रिसीव किया, ये जो भी हीट एनर्जी दिया सिस्टम को पूरा वो रिसीव किया, लेकिन उस रिसीव्ड हीट में कुछ वो वर्क में कन्वर्ट कर देता, कुछ अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कन्वर्टेड इनटू वर्क डन एंड रेस्ट is used to increase internal energy। और इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट देखा हम लोग पिछले क्लास में, वो बहुत टाइप का एनर्जी का सम होता है। कोई मॉलिक्यूल है, कोई पार्टिकल है सिस्टम का, तो पार्टिकल बहुत टाइप का मोशन में हो सकता है और सब मोशन से रिलेटेड उसमें एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। सभी एनर्जी का सम, एक मॉलिक्यूल का सब एनर्जी का सम, ऐसा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो सभी मॉलिक्यूल का एनर्जी का सम को इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज कैलकुलेट कर पाओगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है इंटरनल एनर्जी का, ये कैलकुलेट नहीं होता है, ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज के टर्म्स में बात करेंगे। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसका एप्लीकेशन है, इसका एक एप्लीकेशन करना आपको, तो देखो क्या है, इसको मिटा दें। यस सर। लिखिए हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कोई सबस्टांस है, उसका अमाउंट कुछ भी हो,
उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज 1 डिग्री से इंक्रीज करने में कितना हीट दिया गया, या उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से डिक्रीज करने में कितना हीट लिया गया उस सब्सटेंस से, इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of a substance through 1 degree C सेंटीग्रेड यूनिट में, या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री C। दोनों टर्म्स में बात कर सकते हो। सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री C से इंक्रीज करने में कितना लगा, या सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री C से डिक्रीज करने में कितना हीट रिलीज हुआ, दोनों टर्म्स में बात किया जा सकता है। और the amount of heat released from system to decrease its temperature through 1 degree C is called heat capacity। हीट कैपेसिटी, इसमें अमाउंट का कोई बात नहीं है, कितना अमाउंट है सब्सटेंस का इसको नहीं देखना है। तो आप यूनिटरी मेथड से बात करो तो मान लो कि डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज और डिक्रीज करने में डेल्टा Q अमाउंट का हीट लगा या रिलीज हुआ, तो यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करने में कितना हीट लगेगा और या रिलीज होगा, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा T। इसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं हम लोग। इसको सिंपली C से डिनोट करेंगे, सॉरी हीट कैपेसिटी इसी को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। और क्लियरली, अच्छा ठीक है, इसका यूनिट जो हो जाएगा जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट में कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट की बात करेंगे तो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये एसआई यूनिट में, और सीजीएस यूनिट में कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा एक टर्म डिफाइन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बात किया सिंपली हम लोग हीट कैपेसिटी का, और बात करें हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मिटावे इसको। यस सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। ये कोई सब्सटेंस के यूनिट अमाउंट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में कितना हीट लगा या निकला, यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहां पर जरूरी है। यहां पर सब्सटेंस का अमाउंट की बात नहीं था सिंपली हीट कैपेसिटी डिफाइन करने में, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अमाउंट की बात होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखे, चेंज की बात कर देते हैं हम लोग, चेंज बोल देते हैं। रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट अमाउंट of substance through 1 degree C, through 1 degree C is called a specific heat capacity. Is called a specific heat capacity. कोई सब्सटेंस के यूनिट अमाउंट के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से इंक्रीज और डिक्रीज करने में कितना हीट लगा या रिलीज हुआ। अब मान लो कि आपके पास m kg या m ग्राम जिस यूनिट में हो ये, तो यदि m ऐसे करो, let amount of heat required to change the temperature of m यूनिट। अब यूनिट में जो हो, अब ये यूनिट में ग्राम हो सकता है या केजी हो सकता है, m यूनिट लिखा सिंपली अभी। required to change the temperature of m unit substance through delta T degree centigrade is delta Q। एक सब्सटेंस है आपके पास m अमाउंट का, अब m ग्राम हो या m केजी हो, कुछ भी हो सकता है यार, डिफिनीशन को इस यूनिट से मतलब नहीं होता है। m अमाउंट के सब्सटेंस के टेम्परेचर को डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने में डेल्टा Q अमाउंट का हीट लगा, तो यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने में कितना हीट लगेगा। देन अमाउंट ऑफ हीट required to change unit amount of substance through 1 degree is equal to डेल्टा Q by m डेल्टा T। ये टोटली यूनिटरी मेथड, एक नियम चूंकि, और इसलिए वाला मेथड से ही बात हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे आप देखिए शॉर्टली, ऐसा ये m kg के सब्सटेंस को डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने में उसके टेम्परेचर को डेल्टा Q अमाउंट का हीट लगा, तो यूनिट अमाउंट का सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने में कितना हीट लगेगा, डेल्टा Q बाई m डेल्टा T। नहीं, ठीक है। यस सर। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, इसको भी CA से डिनोट करेंगे, स्पेसिफिक हीट।
अब लेकिन यूनिट की बात करें यहाँ तो डेल्टा टी तो ऑलवेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। डेल्टा टी का वैल्यू ऑलवेज, चाहे मास का वैल्यू और ये हीट का वैल्यू ऐसा यूनिट में हो या सीजीएस यूनिट में हो, डेल्टा टी ऑलवेज 1 डिग्री से इसका डिग्री सेंटीग्रेड में इसका यूनिट लेना है, चेंज इन टेम्परेचर का। लेकिन मास का यूनिट और हीट का यूनिट जूल में हो सकता है, या ग्राम और जूल, सॉरी केजी और जूल में हो सकता है, या ग्राम एंड कैलोरी में हो सकता है। तो इन सीजीएस यूनिट डेल्टा क्यू को हम लोग का यूनिट जो लेते हैं हम लोग कैलोरी, और मास का तो समझ रहे हो एम का ग्राम, और डेल्टा टी का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। तो सीजीएस यूनिट जो हो जाएगा इसका जो सीजीएस यूनिट हो जाएगा, ये सी का यूनिट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सीजीएस यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और एसआई यूनिट में बात करेंगे तो एनर्जी का यूनिट जूल लेते हैं। एक और काम कर सकते हो, एक और काम कर सकते हो आप, यहां पर रुक जाओ। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यदि इसी में हीट का यूनिट कैलोरी रखते हो, लेकिन मास का केजी में है, यदि आपके पास मास यदि केजी में है, हीट को कैलोरी में रखते हो, तो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा यूनिट होता यदि मास का केजी, मास का ऐसा यूनिट में यदि लेते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा करना नहीं है, जब ये कैलोरी में है तो इसको ग्राम में होना चाहिए, तो ये केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। यदि केजी यूनिट में हो मास का वैल्यू, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। इफ एम विल बी इन केजी, तो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड बोलना सही नहीं है। एक यूनिट आप सीजीएस और एक यूनिट एसआई, ऐसा नहीं होगा। इसको आप ऐसे लिखना, इस केजी को क्या लिखोगे, कितना ग्राम, 10 टू दी पावर -3 ग्राम, और वो 10 टू दी ऐसे कैलोरी इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम पर डिग्री सी, और ये आ जाएगा ऊपर, कैलोरी के पास आ जाएगा ये, तो ये 1000 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और 1000 कैलोरी को आप 1 किलो कैलोरी बोल सकते हो। 1 किलो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कभी कभी ये यूनिट भी चलता है स्पेसिफिक हीट का, ध्यान देना। ये तब लेना, ये यूनिट तब लेना जब मास आपका केजी यूनिट में गिवन है, केजी यूनिट में, तब ये यूनिट आप काम कर सकते हो इसमें। यदि मास का वैल्यू डायरेक्ट केजीए वाला यूनिट, मान लो 2 केजी होता, तो 2 ही डालना चाहते हो यदि यहां 2, तो फिर इसका यूनिट आपको लेना होगा किलो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा यूनिट सबको चेक करना, यही सब आपको कंफ्यूज करेगा इसमें। और एक मिनट, समझे? ये यूनिट को समझ में आया क्या कर रहे हैं? हेलो, यस सर। यदि मास केजी में हो लेकिन आप यूनिट कैलोरी में लेना चाहते हो, सीजीएस यूनिट ही लेना चाहते हो स्पेसिफिक हीट का, अब मास गिवन हो केजी में, तो फिर किलो कैलोरी के टर्म्स में बात होता है। और दूसरा एक
और 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 इंटू 10⁻³ जूल होता है। तो ये जो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप जूल में जब कन्वर्ट करने जाना तो 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तब यहाँ पर ग्राफ आप केजी यूनिट में यूज करेंगे। तो ये सब कुछ यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। सिंपली आपको क्लियर इस बात में रहना, सिर्फ हीट कैपेसिटी बोलते हैं और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हो तो वहां अमाउंट का कोई मतलब नहीं है, कितना अमाउंट का था सब्सटेंस, जितना भी अमाउंट का हो उसके टेम्परेचर को यूनिट 1 डिग्री से इंक्रीज डिक्रीज करने में कितना हीट लगा या रिलीज हुआ। अमाउंट क्या था उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक हीट में जरूरी है यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से इंक्रीज डिक्रीज करने में कितना लगा, या 1 केजी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से इंक्रीज डिक्रीज करने में कितना लगा, या 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से इंक्रीज डिक्रीज करने में कितना लगा। तो फिर उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाएगा। यदि 1 मोल सब्सटेंस लेते हो और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से इंक्रीज डिक्रीज करवाते हैं आप, तो जो हीट लगता है उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये आपका अच्छा, ये जो डिफिनीशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो सब्सटेंस क्या है, सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में है। तो ये डिफिनीशन एग्जैक्टली वैलिड होता है आपका किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए। गैस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गैसियस सिस्टम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को थोड़ा उसको मॉडिफाई करना है, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप सॉलिड सब्सटेंस एंड लिक्विड सब्सटेंस के लिए ले सकते हो। तो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर सॉलिड और लिक्विड, बट फॉर गैसियस सिस्टम में क्या होता है, वहां पर कुछ कंडीशंस है। चूंकि हीट दोगे गैसियस सिस्टम को तो उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, ये सब में चेंजिंग आएगा, ये सब। लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड में हीट देने से, थोड़ा हीट दिया तो उससे प्रेशर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। बहुत ज्यादा हीट दे देंगे तब प्रेशर, तब उसका साइज चेंज हो जाएगा सॉलिड सब्सटेंस का। लेकिन कम हीट वूट सप्लाई करने पर उसका साइज यूज में, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये एक मेरिट है सॉलिड एंड लिक्विड का कि आप हीट देंगे तो उसका कोई अदर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल प्रेशर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। लेकिन गैसियस सिस्टम में प्रॉब्लम है, थोड़ा भी हीट दोगे उसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज करेगा गैस का। तो अब बात उठता है कि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम को वैरी करने दें और तब हीट दें। तो उस केस में 1 डिग्री सी से टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने में जितना हीट रिलीज या एब्जॉर्ब किया सिस्टम, और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रखे, प्रेशर को चेंज होने दें और तब चलो हीट देने, उस केस में 1 डिग्री सी से टेम्परेचर को इंक्रीज करने में अलग अलग अमाउंट का हीट लगता है। गैस में, गैसियस सिस्टम के केस में थोड़ा सा भी हीट गैसियस सिस्टम को सप्लाई किया जाएगा तो प्रेशर वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। तो जो 1 डिग्री सी से उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा
कि आप हीट जो दे रहे हो उसमें ये प्रेशर वॉल्यूम में क्या दोनों कांस्टेंट रख रहे हो, कि दोनों को वैरी करने दे रहे हो, कि एक कांस्टेंट एक वैरी करने दे रहे हो? एक बात तो कन्फर्म है, दोनों को कांस्टेंट नहीं रख सकते हो आप, प्रेशर वॉल्यूम दोनों में कांस्टेंट नहीं रह सकता है। यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्रेशर वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट कभी नहीं रख सकते हो आप। हाँ, कोई एगो को कांस्टेंट रखिए, दूसरा वैरी करवा सकते हो, ये संभव है, लेकिन दोनों कांस्टेंट रख के हीट देंगे ये संभव नहीं है। पीवी बराबर आर टी। अब बताइए, टेम्परेचर तो चेंज होना ही है, 1 डिग्री से चेंज करवाना है टेम्परेचर को, ये जब चेंज होना है तो क्या ये दोनों कांस्टेंट रहेगा? नहीं ना। नो सर। गैसियस सिस्टम में थोड़ा स्पेसिफिक हीट जो डिफाइन करेंगे हम लोग, वो कुछ अलग ढंग से, डिफिनीशन वही है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ डिफाइन करना पड़ता है स्पेसिफिक हीट गैसियस सिस्टम के लिए। तो फॉर गैसियस सिस्टम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। Gaseous system, there are 2 types of specific heat is defined. It is due to the pressure and volume of gas. क्योंकि when heat is supplied to gaseous system, then either both pressure and volume will vary, either both pressure and volume will variable, or any one will constant, and other will variable. ये पॉसिबिलिटी है, कभी दोनों कांस्टेंट नहीं रह सकता है प्रेशर वॉल्यूम। यदि टेम्परेचर में चेंज होना है तो प्रेशर वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट नहीं रहेगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। टेम्परेचर तो चेंज करना ही है स्पेसिफिक हीट के डिफिनीशन में, तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तो चेंज करवाना ही है, तो इसलिए प्रेशर वॉल्यूम कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोनों कांस्ट, कोई एक वैरी करेगा या दोनों वैरी करे। तो इस केस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करने में अलग अलग अमाउंट का हीट लगता है। यदि प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम वैरी करवा के यदि हीट देते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को चेंज करने में ज्यादा हीट लगता है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर वैरी करवा के हीट देते हो तब उसी गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करने में कम हीट लगता है। वैसा क्यों बता रहे हैं इस बात को? मतलब डिफरेंट अमाउंट का हीट लगता है सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को चेंज करने में। इसलिए 2 टाइप का स्पेसिफिक हीट इसके लिए डिफाइन किया गया गैसियस सिस्टम के लिए। सॉलिड लिक्विड में ओनली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें 2 टाइप का नहीं, ओनली उसमें स्पेसिफिक हीट। यहां पर 2 टाइप का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे। Hence, there are 2 types of specific heat capacities defined for gaseous system. वो तो ऊपर में लिखिए दिए हो, या फिर से लिख लो इसको। Hence, there are 2 type। अच्छा, इसको लिख लीजिए यहां पर,
प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम वेरिएबल, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर वेरिएबल या दोनों वेरिएबल, तो देन different amount of heat will require to change the temperature of gas through 1 डिग्री C। अलग अलग अमाउंट का हीट लगेगा 1 डिग्री C से टेम्परेचर चेंज करवाने में। प्रेशर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम वेरिएबल, तो अलग अमाउंट का हीट। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, प्रेशर वेरिएबल, तो अलग अमाउंट का हीट, लेकिन सब केस में इतने ही चेंज इन टेम्परेचर सेम रखना है। Hence we define two types of specific heat. We define two types of specific heat. For gaseous system, तो ऐसे पहले भी आप स्पेसिफिक हीट का डिफिनीशन जानते होंगे, लेकिन ये सब बात क्यों सीपी सीवी पढ़ते हैं हम लोग? सीपी सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब क्यों आया था? ये सब आया था पर्सनली फॉर गैसियस सिस्टम के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं। सॉलिड लिक्विड के लिए सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले बात करें हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको डिनोट करेंगे सीवी से। और ये डिफाइन कैसे होगा? तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of one unit amount of gaseous substance, यूनिट अमाउंट ऑफ गैसियस। अब यूनिट अमाउंट में 1 ग्राम या 1 kg वो तो बोल चुके हम। तो सब्सटेंस के अमाउंट को ग्राम में ले रहे हो कि केजी में, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट का यूनिट बनेगा। यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 यूनिट अमाउंट ऑफ कौन सब्सटेंस? गैसियस सब्सटेंस। यूनिट अमाउंट ऑफ गैसियस सिस्टम through 1 degree C at constant volume, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हीट दीजिए गैस को, प्रेशर वैरी रन करने दो। तो उस तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितना हीट लगा। तो इसको सीवी से डिनोट किया, और सीवी हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर ब्रैकेट देके नीचे कोई सिंबल सफिक्स प्रीफिक्स ले रहे हैं, इसका मतलब वो वेरिएबल कांस्टेंट मानोगे उसको। भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट है। यहां एम नहीं लिए हो तो पहले ही आप ऑलरेडी पहले ही से सब्सटेंस का 1 ग्राम या 1 kg ले लेना।
कोई अदर अमाउंट में है सब्सटेंस पहले से, तब m से डिवाइड करेंगे। और ऑलरेडी पहले ही से वो 1 kg या 1 ग्राम में है सब्सटेंस, तो फिर वह क्यों डिवाइड करेंगे इसको? कंफ्यूज करोगे डिफिनीशन में, फॉर्मूला में, ये चीज को क्लियर करना है। यदि सब्सटेंस ऑलरेडी m kg का है तो फिर m से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ m kg के सब्सटेंस को हीट दिया था और 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया था, तब फिर m से डिवाइड करना। और यदि पहले से 1 ग्राम या 1 kg सब्सटेंस को हीट दिया और 1 डिग्री से बढ़ाया, तो फिर m से क्यों डिवाइड करेंगे? तो ये हुआ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको सीपी से डिनोट करेंगे। इसके लिए आप ये डिफिनीशन लिख लेना, बस यहां पर लास्ट में जो कांस्टेंट वॉल्यूम लिखे हो उसकी जगह क्या लिख लोगे? एट कांस्टेंट प्रेशर लिख लोगे। ठीक है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, सीपी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, चलेगा ना? डिफिनीशन लिख लीजिएगा ना? यस सर। यस सर। और ये ब्रैकेट के नीचे यहाँ सफिक्स है, उसका मतलब वो वेरिएबल कांस्टेंट है। और Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp इज ग्रेटर देन Cv। अच्छा, जब बंद हो जाए ना तो छोड़ देना, बैटरी कैमरा का चार्ज नहीं कर पाए, लेकिन चलेगा, 1 घंटा तो चल जाना चाहिए पूरा। Cp is greater than Cv, why? देखो क्या होता है, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो गलती कर रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, देखो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप बताओ, ये जो वर्क डन है, वर्क डन dw, ये pdv के बराबर होता है, जो 0 होगा। वर्क डन बाय सिस्टम dw, जिसको pdv बोलते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये थर्मोडायनामिक्स में खासकर गैसियस सिस्टम में वर्क का ये फॉर्मूला यूज करना, स्मॉल वर्क डन ऑन गैसियस सिस्टम या स्मॉल वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम, ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज करना। वो जो मैकेनिक्स में, फिजिक्स में जो वर्क को डिफाइन करते हो, dw बराबर F डॉट dr, ये वर्क मैकेनिकल वर्क, वो तो सॉलिड बॉडी उडी में भी यूज होगा, पार्टिकल में भी यूज होगा, लेकिन गैसियस सिस्टम के केस में खासकर वर्क डन का ये फॉर्मूला वहीं से आया है, ये चीज वहीं से आया है। गैसियस सिस्टम में क्या होता है ना, गैसियस सिस्टम में जनरली एक सिलेंडर होगा, पिस्टन होगा, अंदर से गैस प्रेशर लगा रहा होगा, गैस एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। तो मान लो ये पिस्टन ऊपर डिस्प्लेस्ड हुआ
dr अमाउंट से डिस्प्लेस्ड हुआ ये पिस्टन, गैस फोर्स लगाया अंदर से फोर्स लगाया गैस, जिसके चलते ये पिस्टन डिस्प्लेस्ड हुआ ऊपर। अब मान लीजिए पिस्टन का एरिया ए है, तो फोर्स कितना लगा? फोर्स लगा P इंटू ए। अच्छा एक बात, फोर्स भी इधर ही लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो ये F डॉट dr को सिंपली FDR लिखोगे। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना वर्क का? ये तो 11 में देखे होगे। कोई बॉडी पर फोर्स लगा और फोर्स लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो बोलते हैं कि वो फोर्स उस पर वर्क किया। ये वर्क का डिफिनीशन है। कितना वर्क किया? तो वो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाता है। ये ओरिजिनल डिफिनीशन है वर्क का, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट। और जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, फोर्स और तो सिंपली FDR लिख लोगे इसको। AB cos थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री ये हुआ। लेकिन खासकर गैसियस सिस्टम के केस में फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वॉल्यूम, ये एरिया इंटू ये हाइट, ये वॉल्यूम को डिनोट करता है। इस वॉल्यूम को dV से डिनोट करो, तो ये A इंटू dr को dV लिख दोगे, तो PdV वर्क का फॉर्मूला PdV। खासकर गैसियस सिस्टम में ये फॉर्मूला यूज करना। तो अब आप आइए, ये समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला वर्क का PdV और गैसियस सिस्टम, ठीक है। कुछ नहीं Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. अरे ये वो 11 में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर एक पढ़े होगे। कोई फोर्स लगा किसी बॉडी पर, अब फोर्स लगाने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो बोलते हैं वो फोर्स उस पर वर्क किया। कितना वर्क किया? F डॉट dr, डॉट प्रोडक्ट है वो, यानी FDR cos थीटा। जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो थीटा 0 डिग्री, तो FDR हो गया। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए आप यहां पर गैसियस सिस्टम में। गैसियस सिस्टम जहां भी होगा तो क्या होगा? एक सिलेंडर होगा, पिस्टन से इनक्लोज होगा वो। मान लो गैस अंदर से प्रेशर एक्सर्ट किया, P प्रेशर एक्सर्ट किया, दैट इज फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? प्रेशर गुने एरिया, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। ये पिस्टन ऊपर खिसक गया dr अमाउंट से, तो फोर्स लगा PA और डिस्प्लेसमेंट है dr। ये A इंटू dr को dV लिखते हैं, ये स्मॉल वॉल्यूम dV, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला यूज करना वर्क का। तो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो dV 0 होगा, और dV 0 होगा यानी वर्क 0 होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq इक्वल टू du प्लस PdV। लेकिन ये टर्म अभी 0 है, यानी आपके द्वारा जो हीट दिया गया वो टोटली इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होगा, यानी टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ेगा। कम में हीट देने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये इंटरनल एनर्जी बढ़ना यानी टेम्परेचर बढ़ना। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपके द्वारा जो हीट दिया गया वो थोड़ा भी वर्क में यूज नहीं किया गैसियस सिस्टम, अपने ही अंदर टोटली वो हीट को स्टोर करके रखेगा। एक बात होता है कि आपको हमको 1,00,000 रुपया देना है, हम इधर से देते हैं 25,000, आप किसी को 5,000 दे देते हो, तो 1,00,000 पूरे में टाइम लगेगा ना। और हम जो दिए वो टोटली अपने ही पास रख लोगे तो जल्दी पूर जाएगा 1,00,000 रुपया ना। तो यदि गैस वर्क नहीं कर रहा है
तो हम जो हीट देंगे वो अंदर में स्टोर होगा, तो जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। तो कम में हीट देने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। ये गलती लिख रहे हैं हम लोग, सीपी ग्रेट स्पेसिफिक हीट। अच्छा ठीक है, प्रेशर यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो रहा है, वर्क डन 0, टोटली वॉल्यूम वेरी करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट, तो उसमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये समझ में आया क्या बोला? हेलो, यस सर। कितना को समझ में आया ये स्कीम? सी भी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देंगे तो आपका वाला हीट टोटली सिस्टम के अंदर रह गया, तो जल्दी जल्दी ना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कम में हीट देने से ना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। जी सर। अब मान लो ये सब उतार लिए ना। जी सर। अब मान लो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को वेरी करने देते, तो क्या होता, आप जो हीट देते उसका कुछ पार्ट सिस्टम वर्कों में कन्वर्ट कर देता, टोटली अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता सिस्टम। तो उस समय 1 डिग्री से बढ़ाने में ज्यादा हीट देना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, इसलिए सीपी ग्रेटर देन सीबी, ये एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मन में पता है क्या क्यों बोल रहे हैं सब बात, कंसेप्चुअल चीज है सब चीज। बोलो 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 बोलो, कंफर्म करो बात को। यस सर। हाँ, कंसेप्चुअल बात है, इसको मैथमेटिकली अभी प्रूव करेंगे, ऐसे ऐसे प्रूव करेंगे। अभी ये फॉर्मूला बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। आर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो क्लियरली सीपी ग्रेटर देन सीबी यदि पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ऐसे तो प्रूव होना ही है कि सीपी ग्रेटर देन सीबी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट। लेकिन थ्योरेटिकली आपको समझना है क्यों सीपी सीबी से ग्रेटर है। तो अब चलो ये इस रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, एक फर्स्ट एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हम लोग अब करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें एक ही एप्लीकेशन अभी आपको करना है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। दैट इज सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। इसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोला जाता है। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। अब सुनो, हम लोग टोटल अभी तक 4 वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। कौन कौन? पी, भी, टी एंड यू। ये 4 थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है। इसमें चारों में यू को ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में लेना है। यू को, इंटरनल एनर्जी को
लेकिन पीवीटी में कोई भी दो ठो इंडिपेंडेंट हो सकता है। देखो पहली बात, इसमें कोई दो डिपेंडेंट एंड कोई भी दो इंडिपेंडेंट। बाद में एगो और फिजिक्स प्रॉपर्टी आएगा, इंट्रॉपी, तो ये बात वहां पर करना ज्यादा बेहतर था। इंट्रॉपी डिफाइन होने के बाद तब तो 5 गो होता, तो फिर क्या बोलते, इस 5 गो में कोई भी दो डिपेंडेंट एंड कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लिया जा सकता है। कौन किस पर डिपेंड किया? जनरली इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इंट्रॉपी जो बाद में डिफाइन होना है, वो दोनों को डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में लिया जाता है। और पीवीटी में से कोई दो ठो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। यू को ऑलवेज, मेरा कहना है यू इज ऑलवेज बिहेव्स एज डिपेंडेंट वेरिएबल। U is always behaves as dependent variable। अब ये जो बचा, इसमें ये तीनों डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह भी बिहेव कर सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो U को डिपेंडेंट ले ही लिया जब आप, इसको कोई दुइये गो का डिपेंडेंट पर डिपेंड करवाएंगे U को, या तो PT पर इसको डिपेंड करवाएंगे, या PV पर इसको डिपेंड करवाएंगे, या PT पर इसको डिपेंड करवाएंगे। इट इज ऑलवेज टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें से ऐसा नहीं कि U को एक साथ तीनों पर डिपेंड करवाना, ऐसा नहीं करना है। U को इस तीनों में से कोई दो ही पर एक टाइम पर डिपेंड करवाना है। एंड PVT will be taken as independent variable। ऐसा नहीं है, बाद में प्रेशर को भी डिपेंडेंट वेरिएबल, वॉल्यूम को भी डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो आउट ऑफ 5, अभी तो 4 ही है, इंट्रोपी जब आएगा, जब हम लोग मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन पढ़ेंगे, वहां पर देखना आप 5 वेरिएबल्स में किसी भी दो को किसी को दो को डिपेंडेंट तो कोई एक को इंडिपेंडेंट, ये माना जाता है। लेकिन रियली में मैथमेटिक्स को इससे मतलब नहीं है कि कौन डिपेंडेंट होना होगा कौन इंडिपेंडेंट, तो फिजिक्स से मतलब है। इससे फिजिक्स में देखा गया कि इंटरनल एनर्जी कभी किसी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव नहीं करता, वो डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। लेकिन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में फ्री है, वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड कर सकता है, टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड कर सकता है, कभी प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में फ्री है, वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी को ऑलवेज डिपेंडेंट। लेकिन हम लोग कोई भी एक वेरिएबल को डिपेंडेंट करवा रहे हैं किसी पर, तो दुइये गो पर डिपेंड करवाएंगे एक टाइम पर, दो से ज्यादा पर नहीं करना है। मतलब ये आप U को जब डिपेंडेंट माना, तो अब यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देन U may be function of PT, U may be function of VT and U may be function of TV। ये PT हो गया, अब कौन PT हो गया, VT हो गया, और कौन PV, U may be function of PV। ये सब पॉसिबिलिटी है। हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव करने में ये वाले लेके चलते हैं, ये वाला
ये जो Cp माइनस Cv बराबर R प्रूव किया जाता है, एक मिनट रुको, देखो ये Cp माइनस Cv बराबर R कोई जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से प्रूव होता है, और भी मेथड है, लेकिन फर्स्ट लॉ भी इसको अप्लाई करके ये प्रूव किया जाता है। ये मत समझना कि ये फॉर्मूला खाली इसी से होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये फॉर्मूला आता है कब, जब आप इंटरनल एनर्जी को फंक्शन मानेंगे किसका, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, तब ये फॉर्मूला डिराइव होकर आता है। ऐसे ये तीनों पॉसिबिलिटी है, यू मे डिपेंड्स ऑन पीटी, वीटी एंड पीवी। तो टू डिराइव Cp minus Cv equal to R, we take U is the function of Vt, ये वाले लेके चलोगे। और जब ये लेके चला तो अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, U का टोटल डिफरेंशिएशन, D लगाना यानी टोटल, एक होता है पार्शियल। ये शायद आप सब्सिडियरी मैथमेटिक्स में एक टोटल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे सब्सी में, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड टोटल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कब एग्जिस्ट होता है, जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो। अभी वही बात है, अभी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा। और शायद पढ़े होंगे सब्सिडियरी में ये ऐसे du इक्वल टू डेल यू बाई डेल वी इंटू डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू डी टी। यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया था, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया था। ये पढ़े हो ना ऐसा सब्सिडियरी मैथ्स में? यस सर। अरे एक्स और वाई के टर्म्स में पढ़े होंगे आप। ये याद करो, मान लो v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो dv का तो ये तो टोटल डिफरेंशिएशन हुआ, और ये डिफाइन था डेल v बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई इंटू डी वाई। डेल v, जब v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y को कांस्टेंट मानोगे, और जब v को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानोगे। ये फेमस पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर एक डिफरेंशियल कैलकुलस में होगा। तो एक काम करो ना, इसको नेक्स्ट क्लास कल करते हैं हम लोग प्रूफ, ठीक है।